हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश जैन आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली दो क्लासेस से हम संधि पर चर्चा कर रहे हैं और संधि पर आज आखिरी क्लास है जिसमें हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास के बाद हमारा संधि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए हम विसर्ग संधि पर चर्चा करते हैं कि विसर्ग संधि को कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ रूल्स मैं फिर से इसके लिए बताता हूँ। देखिए, पहला नियम क्या बोलता है, यदि अस्वर आ जाए, यदि अस्वर आ जाए और उसके बाद में विसर्ग आ जाए, यदि अस्वर आ जाए और उसके बाद में विसर्ग आ जाए और उसके बाद में यदि ये चार वर्ण आ जाएं, कौन कौन से, क ख और प फ। क वर्ग के पहले दो वर्ण, मैं बोल रहा हूँ क वर्ग के पहले दो वर्ण मतलब कि क और ख। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि प वर्ग के दो वर्ण मतलब कि प और फ। ठीक है फ्रेंड। यदि अ स्वर के बाद में विसर्ग आ जाए और उसके बाद में क ख प फ, ये चार वर्ण में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो अपरिवर्तित रहता है। विसर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि प्रातः धन काल। अब देखिए त है, त में अ छुपा हुआ है। ठीक है, अ स्वर छुपा हुआ है और उसके बाद में विसर्ग भी लगा है, प्रातः। ठीक है फ्रेंड, प्रातः। तो अ के बाद में विसर्ग आया और उसके बाद में क्या बोला है, या तो क होना चाहिए, या ख होना चाहिए, या प या फ। तो यहाँ पर क है तो काल, तो प्रातः काल, तो वो प्रातः काल हो गया। ठीक है फ्रेंड, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, कोई भी परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। उसी प्रकार पय, अ के बाद में, अ स्वर के बाद में विसर्ग है, फिर प आया है मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो पय धन पान बराबर पय पान। उसी प्रकार अधः, अधः में अ स्वर है फिर विसर्ग है और उसके बाद प वर्ण है मतलब कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो अधः पतन। उसी प्रकार अंतः धन पुर, ठीक है, प वर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतःपुर हो जाएगा। तो ये तो थे फ्रेंड्स इस रूल के अनुसार इसके एग्जाम्पल्स। लेकिन इसमें मैं आपको दो अपवाद बता रहा हूँ, ये दो अपवाद आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। ये दो अपवाद इसलिए याद करना है क्योंकि इस नियम से नहीं बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पूछे भी जाते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं ये अपवाद के, इसे आप रट लेना, इसे आप रट लेना, ये एग्जाम में आते ही हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है तिरह धन कार। देखिए, अब स्वर के बाद में विसर्ग है, उसके बाद क वर्ण आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तिरहकार होना चाहिए, लेकिन ये तिरस्कार हो जाता है, अधसा आ जाता है सरोता का। ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार पुरहधन कार, तो यहाँ पर भी शरोता का आधा सा लगा है, पुरस्कार हो गया, पुरहकार की जगह में पुरस्कार हो गया। तो पुरस्कार और तिरस्कार ये एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं फ्रेंड्स। अपवाद से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आप इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन एग्जाम में आएगा, आप इसका ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। देखिए, नियम क्या बोलता है फ्रेंड्स कि ई स्वर हो या फिर ऊ स्वर हो। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले हमने अ स्वर के बारे में पढ़ा था। अब देखिए ई और ऊ के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, ई स्वर हो चाहे ऊ स्वर हो और उसके बाद में यदि विसर्ग आ जाए और उसके बाद में वही चार वर्ण क ख प फ, मतलब अंतर सिर्फ क्या हुआ है, पहले अ स्वर ले रहे थे, इस बार हमने क्या लिया है, ई और ऊ, ये दो स्वर लिया है। बाकी उसके बाद विसर्ग होना चाहिए और ये चार वर्ण क प फ, क ख प फ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बार विसर्ग में परिवर्तन होगा और परिवर्तन क्या होगा कि विसर्ग की जगह में षटकोण का स लग जाएगा, विसर्ग की जगह में षटकोण का श लग जाएगा, विसर्ग की जगह में षटकोण का श लग जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसे एग्जांपल से समझ लो कि निह, देखिए ई है, ई स्वर है, उसके बाद में विसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड्स और उसके बाद में क वर्ण आया है, तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, विसर्ग की जगह में ये सरोता का स आ जाएगा तो ये निष्कपट हो जाएगा। उसी प्रकार निह धन फल, तो वो निष्फल हो जाएगा। यदि मैं देखिए ऊ स्वर की बात करूं, ऊ स्वर की बात करूं फ्रेंड, ऊ स्वर की, दुह लिखा हुआ है मतलब कि इसमें ऊ स्वर है और उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में क वर्ण है, तो दुह कर्म ना होकर वो दुष्कर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। दुह धन कर्म कर्म बराबर दुष्कर्म हो जाएगा। चतुह, इसमें भी
इसमें भी क्या है, ऊ स्वर है, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद प वर्ण आया है, तो चतुधन पाद बराबर चतुष्पाद, फिर निधन प्राण बराबर निष्प्राण और निधन पाप बराबर निष्पाप। था ना फ्रेंड, बहुत आसान। ये दोनों ही नियम बहुत आसान थे। एक में अ स्वर आया था, दूसरे में ई और ऊ स्वर आया था। नियम पूरा वही है कि क ख प फ ये 4 वर्ण आने चाहिए उसके बाद में, विसर्ग के बाद में फ्रेंड्स, ठीक है। एक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अ स्वर में, और ई और ऊ स्वर में षटकोण का स बन जाता है। चलिए अब है ना फ्रेंड, देखिए दो दो वर्ण को आप याद करते जाइए, जैसे हमने विसर्ग संधि में किया था, सॉरी व्यंजन संधि में किया था, उसी प्रकार विसर्ग के बाद में आपको दो दो वर्ण याद रखने हैं। पिछली बार भी मैंने कुछ शब्द याद कराए थे व्यंजन संधि में, इसमें भी आपको वही याद करना है। देखिए विसर्ग के बाद में यदि च छ आ जाए, पहले आप च छ को याद करिए, च छ आ जाएगा। देखिए च छ आ जाएगा, विसर्ग के बाद में यदि च और छ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, शक्कर का स बन जाएगा। जैसे कि निह, निह धन चय, ठीक है फ्रेंड। विसर्ग के बाद में च आ गया तो यहाँ पर शक्कर का स बना, निश्चय हो गया। निश्चय ना होकर निश्चय हो गया, वैसे निधन छल बराबर निश्चल हो गया, ठीक है ना। विसर्ग के बाद में छ आया तो आधा शक्कर का श बन गया, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब फिर से इसी नियम में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं कि अब विसर्ग के बाद में है ना, च छ की जगह में क्या आ जाएगा, ये च छ की जगह में क्या आ जाएगा, टठ ले लेते हैं। टठ ले लेते हैं तो यहाँ पर शक्कर का स बन रहा था, तो टठ है तो यहाँ पर सरुता का श बनेगा। देखिए धनु धन टंकार, ट है तो यहाँ पर षटकोण का स बनेगा, तो ये धनुष टंकार हो जाएगा। ततः धन थकार, ठीक है फ्रेंड, ततः धन थकार बराबर, देखिए विसर्ग के बाद में थ आया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ततस्थकार हो गया, ततस्थकार हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए च छ आ गया, ट ठ आ गया। अब विसर्ग के बाद में है ना एक परिवर्तन और कर देना, च छ ट ठ की जगह में है ना त और थ ले लेना, त और थ ले लेना, त और थ ले लेना, तो कौन सा आएगा, सरोता का सा आएगा। अभी तक मैंने तीनों स के बारे में बता दिया, एक में शक्कर का सा आया, दूसरे में षटकोण का सा आया और तीसरे में सरोता का सा आ रहा है। एक में च छ था, दूसरे में ट ठ था और तीसरे में त था है। यदि निधन तार होगा तो निस्तार होगा। देखिए यहाँ पर त आया है इसलिए सरोता का सा लग गया है, यहाँ पर थ आया है इसलिए यहाँ पर सरोता का सा लग गया, तो दुह धन थकार बराबर दुष्थकार, ठीक है फ्रेंड्स। ये इतना क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर हुआ ना। अब थोड़ा सा मैं आपको पहली क्लास से जोड़ूंगा, क्योंकि नियम ही कुछ ऐसा है। सबसे पहली क्लास वर्णमाला से जोड़ूंगा। अभी देखो नियम क्या बोलता है नियम ये बोलता है, नियम में बोलता है कि यदि अ के बाद में, यदि अ के बाद में विसर्ग आ जाए, अ और आ स्वर के बाद में यदि विसर्ग आ जाए और उसके बाद में, ये मैंने 3 4 5 लिखा, उसका मतलब क्या है फ्रेंड, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पांचों वर्ग में से, कि पांचों वर्ग में से तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। देखिए तीसरा वर्ण मतलब कि ज झ इया, क वर्ग में, अच्छा देख लीजिए क वर्ग में भी देख लीजिए ग घ अंगा, ठीक है। च वर्ग में ज झ इया, ट वर्ग में ड ढ ढ, त वर्ग में द ध न और प वर्ग में ब भ म। ये तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण है फ्रेंड। ये तीसरे चौथे, पहले और दूसरे को छोड़ देना, इसमें तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण के बारे में बोल रहा है। अब क्लियर हुआ। यदि अ और आ के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में यदि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण में से कोई भी एक वर्ण आता है तो विसर्ग की जगह में, इस विसर्ग की जगह में क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा। इस विसर्ग का स्थान कौन ले लेगा, ओ ले लेगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए अधः धन गति, अस्वर है, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में ग आ गया। ग तीसरा क्या होता है, तीसरा क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग की जगह में अधः गति ना होकर ये अधोगति हो जाएगा, ओ हो जाएगा फ्रेंड। उसी प्रकार असरहधन ज, अ के बाद में विसर्ग है, अस्वर के बाद में विसर्ग है, ठीक है। ज क्या है, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, च छ ज, तो यहाँ पर ये सरोज हो जाएगा, ओ हो जाएगा। सरज ना होकर सरोज हो जाएगा। पयधन द, तो ये पयोध हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तपधन, धन बराबर तपोधन हो जाएगा। मन धन भाव बराबर मनोभाव हो जाएगा। तेज धन मय बराबर तेजोमय हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड हर एक एग्जाम्पल आपको तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण पर ध्यान देकर बनाना है,
क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो ध है, त थ ध, ठीक है फ्रेंड, तीसरा वर्ण है। उसी प्रकार ये जो द है, त थ द, ठीक है, ये जो ध है ये चौथा वर्ण है, ये द तीसरा वर्ण है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो म है पांचवा वर्ण है, ये जो भ है प फ भ, ठीक है फ्रेंड, तो ये तीसरा वर्ण है। इसलिए सभी से विसर्ग हट जाएंगे और वहाँ पर ओ हो जाएगा, तो तपोभूमि तपोभूमि हो जाएगा, यश धन द बराबर यशोदा हो जाएगा, यश धन धन बराबर यशोधन हो जाएगा, और सिर धन मणि बराबर शिरोमणि हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर हुआ ना। चलिए एक बार मैं फिर से क्या करता हूँ, अ और आ स्वर को लेता हूँ और उसके बाद में विसर्ग तो रह गई, लेकिन इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, यदि उसके बाद में विसर्ग के बाद में अंतस्थ व्यंजन आ जाए, मतलब कि य र ल व, ये चार व्यंजन में से कोई भी आ जाए, ये चार वर्ण में से कोई भी आ जाए, य र ल व, यदि अंतस्थ व्यंजन यदि आता है और विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग की जगह में भी ओ हो जाता है। पिछली बार क्या आ रहा था फ्रेंड्स, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा था, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा था, इस बार अंतस्थ व्यंजन हो जा रहा है। वही नियम है, मैंने इसे अलग अलग करके समझा दिया है फ्रेंड। पिछले बार तीसरा चौथा पांचवा था और इस बार मैंने अंतस्थ व्यंजन ले लिया है फ्रेंड, अंतस्थ व्यंजन ले लिया है उसके, है ना, तो वहाँ पर भी विसर्ग की जगह में हो जाएगा। जैसे मनः धन योग, ये देखिए यह आया, मनः धन योग बराबर मनोयोग, विसर्ग की जगह में ओ की मात्रा लग गई। उसी प्रकार मनः धन विकार, य र ल व, ठीक है, वह आया तो मनोविकार हो गया। सरह धन वर, व वर्ण आया सरोवर हो गया। यहाँ पर भी व वर्ण आया, तपधन वन बराबर ये तपोवन हो गया। था ना फ्रेंड, वही नियम था, मैंने इसे अलग अलग करके आपको बताया है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन यदि आता है अ विसर्ग के बाद में, तो वो ओ हो जाता है। मैंने इसको अलग अलग करके इसलिए बताया ताकि आपको ये क्लियर रहे, आप इसे भूले नहीं। ठीक है फ्रेंड, आपके लिए मिक्स मत हो। चलिए अ को लेकर फिर से एक नियम बनाते हैं। अ और विसर्ग के बाद में यदि अब 3, 4 और 5, ठीक है, सॉरी, को छोड़कर को तो हमने कर लिया था, है ना, उसके बाद विसर्ग आया था और 3, 4, 5 आया था, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया था, तो वहाँ पर क्या हो गया था, ओ हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अ और आ से भिन्न यदि कोई स्वर हो, इसके अलावा कोई स्वर हो, मतलब ई उ ए ओ री, ये यदि ये 9 स्वर में से कोई भी स्वर हो अ को छोड़कर, उसके बाद में विसर्ग हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है फ्रेंड, ग घ अंगा, ठीक है, ज ज इया, ठीक है, इस प्रकार से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण पांचों वर्ग के आपको देखना है। तो विसर्ग की जगह में यहाँ पर ओ नहीं होगा, यहाँ पर विसर्ग की जगह में र हो जाएगा। यदि अ होता है तो विसर्ग की जगह में ओ हो जाता है, और यदि अ को छोड़कर कोई भी यदि स्वर आया हो तो वहाँ पर र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, र व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए नी, मतलब ई स्वर है, न में ई स्वर है, और उसके बाद में विसर्ग है, और उसके बाद में ग क ख ग तीसरा वर्ण है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर र हो जाएगा। और र आपको कहाँ दिखेगा, ये र रेफ के रूप में दिखेगा। देखिए ग के ऊपर में ये र रेफ लगा हुआ है। ठीक है, तो निर्गुण, है ना, आप इसको व्यंजन के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे निर्गुण। ठीक है, हमने उसे र रेफ के रूप में शो किया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हिंदी को आपको अच्छे से समझना है, कहाँ व्यंजन को आप रेफ में यूज़ कर रहे हैं, कहाँ आप उसे दूसरे ढंग से यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत से तरीके होते हैं हिंदी लिखने के। हिंदी व्याकरण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और बहुत ही कठिन लैंग्वेज भी है, लेकिन मैं उसे काफ़ी सरल ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से आपको परोसने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, ताकि आप उसे काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। अब देखिए नियधन ई स्वर के बाद में विसर्ग आया है, तो र रेफ हमने लगा दिया तो निर्दल हो गया। उसी प्रकार दुर्धन आत्मा ऊ स्वर आया है तो दुरात्मा हो गया। देखिए र आया ना, इस बार हमने र रेफ नहीं लगाया। दुर्धन आत्मा बराबर दुरात्मा, ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुर्धन आत्मा बराबर दुरात्मा, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसे आप टिक कर लें। वैसे दुर्धन गुण बराबर दुर्गुण, ये भी पूछा जाता है। पुनः जन्म, ये देखिए तीसरा वर्ण है झ, तो पुनर्जन्म हो गया। यहाँ पर भी हमने र रेफ के रूप में उपयोग किया है। ठीक है फ्रेंड, इसे यदि आप लिखना चाहें पुनर्जन्म को र रेफ के अलावा तो कैसे लिखेंगे, पुनर, ये आपका अधर है, मतलब कि व्यंजन है, र व्यंजन है। ठीक है, ये पुनर्जन्म इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने र रेफ में यूज़ किया है। स्वधन ग, तीसरा वर्ण है ग। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, अच्छा निधन मल बराबर निर्मल, और उसी प्रकार धूधन जन बराबर दुर्जन। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अ से भिन्न यदि कोई स्वर हो फ्रेंड, यदि अ और आ से भिन्न कोई स्वर हो, फिर से वही ई उ ए ओ और री, इन 9 स्वर में से कोई भी स्वर हो, और यदि विसर्ग हो, और उसके बाद में इस बार तीसरा चौथा पांचवा वर्ण नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंतस्थ व्यंजन बोल रहा हूँ, तो भी र आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो भी क्या आएगा, र आएगा। देखिए फिर से मैंने एक रूल को 2 रूल करके आपको बताया है, 3 4 5 और अंतस्थ व्यंजन ये एक साथ होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको अलग अलग करके बताया, क्यों, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वहाँ पर तीसरा चौथा वर्ण लिया था, यहाँ पर मैंने यर लव मतलब अंतस्थ व्यंजन ले लिया है। जैसे कि निह धन यात, ई स्वर है और यह आ गया मतलब अंतस्थ व्यंजन आ गया, तो देखिए निर्यात हो गया, र आया ना। वैसे ही ई स्वर निह धन विकार, यहाँ पर वह आया है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, ये निर्विकार हो गया। उसी प्रकार दुह धन व्यवहार, तो दुर्व्यवहार हो गया। आसी धन वाद बराबर आशीर्वाद हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्रेंड, आशीर्वाद। उसके बाद निह धन वाह बराबर निर्वाह और निह धन लोभ बराबर निर्लोभ। अब बताइए, आइए ना समझ में, आया ना समझ में, आया ना समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्या बोलता है कि यदि अस्वर हो, ठीक है, यदि अस्वर हो और उसके बाद में विसर्ग हो और फिर अस्वर आ जाए, आ के बाद में विसर्ग और फिर से आ जाए, तो जो पहला वाला आ है ना, देखिए 2 बार आ है, तो जो पहला वाला आ है ना और विसर्ग, पहला वाला अ और उसके बाद में जो विसर्ग है उसका ओ हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा आ है ना, दूसरा अ, उसकी जगह में लुप्ताकार ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है फ्रेंड, लुप्ताकार का चिन्ह लगेगा, ठीक है। इसका उच्चारण अ ही होता है, आपने देखा होगा जनरली इसका उच्चारण अ होता है, लेकिन वहाँ पर हम लुप्ताकार लगाते हैं। इस लुप्ताकार की जगह में आप अ नहीं लगाएंगे, यदि आपने अ लगाया तो वो गलत हो जाएगा, एग्जाम में आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहेंगे, वहाँ अ भी रहेगा और लुप्ताकार भी लगा रहेगा। जैसे देखिए कि प्रथम धन अध्याय, म में अ स्वर छिपा हुआ है और उसके बाद में विसर्ग है, मतलब ये अ और विसर्ग हट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह में ओ हो जाएगा। और ये जो दूसरा वाला अ है ना, इसकी जगह में आपको लुप्ताकार लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये प्रथमो म, और देखिए और विसर्ग की जगह में ओ की मात्रा हो गई, प्रथमो हो गया, और दूसरा वाला जो अ था उसकी जगह में हमने लुप्ताकार लगा दिया है, तो प्रथमोध्याय हो गया, ठीक है फ्रेंड। मनः धन अनुकूल, ठीक है, मनः धन अनुकूल, ठीक है, तो न के बाद में मतलब अस्वर के बाद में विसर्ग है, उसकी जगह में ओ हो जाएगा, मनु हो जाएगा, और जो दूसरा वाला अ है उसकी जगह में लुप्ताकार, तो मनो अनुकूल हो गया, ठीक है। इसका भी उच्चारण अ ही होता है, लेकिन इसे हम लुप्ताकार से शो करते हैं फ्रेंड। कह धन अपि, तो को अपि हो गया, ठीक है। मन धन अभिलाषा, तो मनो अभिलाषा हो गया, लेकिन ये जो अ का उच्चारण है वो लुप्ताकार से होगा। तो लुप्ताकार वाला एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना फ्रेंड, आता ही है एग्जाम में, और आपको वहाँ पर अ नहीं लगाना है, अ लगाए तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर आपको लुप्ताकार ही लगाना है, ठीक है फ्रेंड। चूंकि 2 अ हैं इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देगा ही, और वहाँ पर तो आपको लुप्ताकार ही लगाना है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आते ही हैं। चलिए देखते हैं कि अ से फिर से कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब ई उ ए ओ और री, मतलब ये 9 स्वर में से कोई भी स्वर आ जाए अ के अलावा, और उसके बाद में विसर्ग हो, और उसके बाद में तीनों स में से कोई भी हो, शक्कर का श, षटकोण का श और सरोता का स, ठीक है। मतलब उसमें व्यंजन में ह वर्ण को छोड़कर यदि तीनों वर्ण में से कोई भी हो, मतलब कि तीनों स में से कोई भी स हो, तो क्या होगा, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, या तो विसर्ग के बाद आने वाला जो वर्ण है, विसर्ग के बाद जो भी वर्ण होगा, ठीक है, वो आएगा और आधे रूप में आएगा, मतलब व्यंजन के रूप में आएगा। इसे अच्छे से समझ लेना, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक बार माथापच्ची कर लेना, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए यदि अ से कोई भी भिन्न स्वर हो, ठीक है, उसके बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में तीनों स में से कुछ भी हो, तो या तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, या तो विसर्ग के बाद जो आने वाला वर्ण है वो आधे रूप में सामने में आ जाएगा। देखो कैसे, निह धन शुल्क, अ के अलावा कोई भी स्वर बोला था, मतलब ई स्वर आया है, फिर विसर्ग है, और उसके बाद कौन सा वर्ण आया है, श वर्ण आया है, शक्कर का श आया है, ठीक है फ्रेंड। या तो आप कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे, सीधे सीधे निह शुल्क ले लोगे, या तो परिवर्तन करोगे तो देखिए कौन सा वर्ण आया है विसर्ग के बाद में, शक्कर का श, तो वो आधा आ जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा, विसर्ग की जगह में आधा श लग जाएगा शक्कर का, ठीक है, जो वर्ण आ जाएगा वो आधा लग जाएगा। अब ई वर्ण के बाद में, ई स्वर के बाद में फिर से स्वर है निह धन श्रित, अब देखिए स आया है स,
तो उसे हम आधे रूप में ले लेंगे निःसृत, या तो फिर निःसृत भी ले सकते हैं, या तो फिर हम उसे निःसृत भी ले सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। या तो आप आधा सा लगा के उसे बना सकते हैं, दोनों सही हैं। उसी प्रकार दुःशासन को आप दुःशासन भी ले सकते हो या दुःशासन आधा श भी लगा सकते हो। उसी प्रकार निःसंतान में निःसंतान ले सकते हो, निः शब्द में निःशब्द है तो निः शब्द भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड, आप तो बोलते होगे कि निः शब्द को ऐसे लिखते हैं, तो वो भी सही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने दोनों बताया है, ये निः शब्द भी लिख सकते हैं या तो निःशब्द भी लिख सकते हैं। आधा शक्कर का सा, क्योंकि विसर्ग के बाद में शक्कर का सा आया है तो आधा शक्कर का सा। इसमें देखिए निःसंतान आप लिखते हैं तो हमने निःसंतान लिखा है। क्यों लिखा है आधा सा? क्योंकि वो वर्ण आया हुआ है, सरोता का सा विसर्ग के बाद में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि भी कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार हमने स्वर संधि भी काफ़ी डिटेल में समझा, व्यंजन संधि की भी एक एक एग्जाम्पल हमने समझे, और विसर्ग संधि का भी हमने समझा। लेकिन फ्रेंड, इन तीनों संधि से भी अलग आपने तीनों संधि के सारे नियम पढ़ लिए हैं, सब कुछ आपसे बनने लगा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है जो एग्जाम में फंसते ही हैं। आप इन शब्दों को पढ़ेंगे ही ना तो शब्द इतने प्यारे हैं, आपको पढ़ के ही लगेगा, पढ़ने में भी अच्छे लगेंगे और आपको देख के ही लगेगा कि ये एग्ज़ाम में पूछेंगे ही। तो मैंने 8-10 कुछ शब्द लिए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछते ही हैं फ्रेंड, है ना। ये जो 12 शब्द हैं इसको रट लेना, क्योंकि ये तीनों संधि के नियम से नहीं बनेंगे। देखिए फ्रेंड, ये आपको 12 शब्द रटने हैं, इसके संधि विच्छेद भी आपको रटने हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका विच्छेद भी रटना है, इसके शब्द को भी रटना है। देखिए कितना प्यारा शब्द है अन्योन्य। अन्योन्य का जो विच्छेद होगा अन्य धन अन्य, किसी भी संधि के नियम से बना क्या? ना तो स्वर संधि के नियम से बन रहा है, ना तो विसर्ग संधि के नियम से बन रहा है, ना तो व्यंजन संधि के नियम से बन रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, याद रखना अन्योन्य बराबर अन्य धन अन्य होता है। उसी प्रकार संस्कृति कितना अच्छा शब्द है, समधन कृति। कुछ बच्चों का नाम संस्कृति, कुछ बच्चियों का नाम संस्कृति होता है, तो समधन कृति बराबर संस्कृति। यहाँ पर संस नहीं होगा फ्रेंड, समधन कृति होगा, किसी भी स्वर का नियम का पालन नहीं होगा। देख लो संस्कृति नाम की बच्चियाँ, याद रखना आपके संधि, आपके नाम का जो विच्छेद होगा ना, संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है, कभी गलत विच्छेद मत करना। आज मालूम चल गया ना, और यदि आपको आज मालूम चल रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स लिख देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अब देखो अनुसरण, अनुधन सरण, कोई भी परिवर्तन है क्या? नहीं है। उत्थान, उत्धन थान, कोई परिवर्तन है क्या? नहीं है। अच्छा अनुस्वार देखो, अनुधन स्वार, कोई परिवर्तन है क्या? नहीं है। अच्छा भास्कर देख लो, भास्कर कितना अच्छा नाम है, सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर। मैं पर्यायवाची की भी क्लास लेके आने वाला हूँ फ्रेंड्स। पर्यायवाची और इस ढंग से पढ़ाऊंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसे समझ के ही, पर्यायवाची आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है फ्रेंड, पर्यायवाची की मैं क्लास इसके बाद हो सकता है मैं लेके आऊँ, या तो फिर समास की क्लास लेके आऊँगा। अभी अब देखिए भास्कर, भास्कर आधा स की जगह में विसर्ग लग गया है, भा धन कर। ठीक है फ्रेंड, परोक्ष, पर धन अक्ष, ओक्ष नहीं होगा, पर धन अक्ष होगा। ठीक है, स्वैर, स्वैर, तो स्वधन ईर, बड़ा ई है, स्वधन ईर। ठीक है फ्रेंड, मार्तंड, मार्त धन अंड, विस्मरण, विधन स्मरण, कुलटा, कुल धन अटा, और लंबोष्ट, लंब धन ओष्ठ। ठीक है फ्रेंड, ये 12 शब्दों को आप रट लेना, ये अपवाद हैं, संधियों के अपवाद हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं फ्रेंड। ठीक है, मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है, ये सब चीज़ें ढूंढ कर लाई हैं और काफ़ी अच्छे से समझाया है। अब आपका भी एक काम बनता है फ्रेंड, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। यदि आपको किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो या उस पर क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना फ्रेंड, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आनंद सागर लर्निंग क्लासेस आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करता रहेगा, मैं आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार आज हमारी संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की टॉपिक के लिए, आगे की क्लास के लिए इंतज़ार करिए, बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ 1-2 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।